जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि किस तरह से इंडिया की तरफ से एक मिसाइल बहुत ही गलती से मिसफायर हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सरल भाषा में इसका विश्लेषण करते हैं कि क्या सच में ये गलती थी या जानबूझ के किया हुआ कोई अटेम्प्ट था। तो इसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं, ये मेरा कहना नहीं है, ये सिर्फ और मेरी रिसर्च के पीछे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा कंक्लूजन है, वो मैं आपको समझाऊंगा और आप तय कीजिएगा कि जो हमारा अजम्पशन है वो सही है या गलत है। क्योंकि इस तरह का अजम्पशन बाकी न्यूज़पेपर्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, जो वेस्टर्न मीडिया है, जो पश्चिमी मीडिया है, वो भी इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। आइए डिस्कस करते हैं। ये पीआईबी की न्यूज़ है। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये सरकार की बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को रिलीज करता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया था 11 मार्च को। 11 मार्च को एक स्टेटमेंट जारी किया था कि 9 मार्च को, ऑन 9 मार्च 2022, इन द कोर्स ऑफ द रूटीन मेंटेनेंस अ टेक्निकल माल फंक्शन लेड टू द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ मिसाइल। तो जब वो मिसाइल घातक तरीके से पाकिस्तान के अंदर जा पहुंची थी, उसके 2 दिन बाद, अब 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, जो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, उसके 2 दिन बाद हमारे भारत के रक्षा मंत्रालय ये चीज का कंफर्मेशन करते हैं कि यस, हमारी तरफ से एक चूक हुई है, हमारी तरफ से गलती हुई है कि हम किसी जो कहते हैं टेक्निकल माल फंक्शन, किसी मिसाइल के अंदर टेक्निकल माल फंक्शन हुआ है और वो न चाहकर भी इनएडवर्टेंटली वो हमारी मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिरी है। लेकिन अब इसका कंफर्मेशन तो आ गया है, इस पर इंक्वायरी भी बैठी है। तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एसओपी बिठाई है। एसओपी क्या होता है? एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी, अगर आप किसी भी मौका वारदात पे या फिर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसकी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसकी इंक्वायरी करते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि अगर ये गलती हुई है तो इसके पीछे एक मूल कारण क्या थे, तो इसके पीछे एसओपी आई है। लेकिन आपको एक बात जाननी होगी, जब इस बात पाकिस्तान ने इस बात की इच्छा जाहिर करी कि हम इसमें ज्वाइंट इंक्वायरी करना चाहते हैं। ज्वाइंट इंक्वायरी क्या होता है? ज्वाइंट इंक्वायरी, ज्वाइंट इंक्वायरी होता है जहां पे पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान दोनों की जो टीम्स हैं, दोनों की जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, दोनों मिलकर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इस तरह के ऑफर को हाल के लिए भारत के जो मंत्रालय, भारत की जो टीम है, उन्होंने मना कर दिया कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो आइए मैं कहां से डॉट्स कनेक्ट करूंगा, आप देखिएगा। अब ये जो मैप है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मेरी जिम्मेदारी, समझाता हूं मैं आपको। ये सिरसा नाम की एक जगह है, सिरसा, ये हरियाणा के अंदर आता है। यहां से वो मिसाइल लॉन्च हुई थी, यहां पे टर्न हुआ था। ये 104 किलोमीटर के लिए तो भारत के अंदर था, ये 104 किलोमीटर भारत के अंदर था। ये है बाउंड्री भारत पाकिस्तान की। यहां से मिसाइल टर्न हुई है। अब ये टर्न कोई मामूली टर्न नहीं है, ये टर्न है तकरीबन, कह सकते हो अराउंड 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो अराउंड टर्न है, वो टर्न होके पाकिस्तान की सरहद के अंदर जाता है। पाकिस्तान की सरहद के अंदर 124 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है। एक बार नोट कीजिएगा। और ट्रेवल करके ही जो इंपैक्ट पॉइंट है मियान चानू करके एक जगह है, वहां पे जाके लैंड होता है और वहां जाके ध्वस्त हो जाता है। लैंड नहीं होता है, ध्वस्त हो जाता है। अब ये जो पूरा मैप है, ये मैप है पाकिस्तान की मीडिया के थ्रू, वहां से मैंने मैप लिया है और उस मैप को पाकिस्तान की मीडिया से लेकर यहां पे मैंने लगाया है। आप समझे कि ये रिपोर्ट भारत की दी हुई नहीं है, ये पाकिस्तान की दी हुई है। लेकिन इसको देखने के बाद भारत के रक्षा मंत्री ने इसका कंफर्मेशन किया है कि हाँ, ये जो हुआ है वो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, तो ये मिसाइल यहां से लॉन्च होती है, सिरसा करके नाम एक जगह है, टर्न होती है, टर्न हो गया। और टर्न देखिए, बॉर्डर में घुसने से पहले टर्न होती है। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको बाद में समझाऊंगा मैं। ये बॉर्डर में घुसने से पहले टर्न होती है और यहां जाके एक ऐसी जगह पे लैंड करती है जहां पे कुछ भी कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है ना। किसी ऐसी जगह गिरती है जहां पे पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, खाली मैदान है। इस तरह से वो कोई इंपॉर्टेंट जगह नहीं है वो पाकिस्तान की। अब देखिए, ये 33 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये रास्ता मिसाइल ने तब तय किया था अपनी रेंज से बाहर जाकर। मिसाइल की रेंज थी 290 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद जो 33 किलोमीटर कह लो या फिर 30 किलोमीटर कह लो, ये आगे लैंड हुई थी। जैसे मिसाइल लॉन्च होती है, उसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि जब तक वो मॉनिटर हो रही है तब तक वो हवा में अपने दम से चल रही है वो, लेकिन जब मॉनिटरिंग सिस्टम खत्म हो जाता है, जब वो अपनी रेंज से बाहर चली जाती है, तो उसको गिरने में कुछ समय लगता है। आप समझिए इस चीज को। अगर कोई मिसाइल यहां से लॉन्च हो रही है
तो वो पूरी स्पीड में अपने दम पर चलती है। लेकिन मान लीजिए ये यहाँ पे मिसाइल का जो रेंज है खत्म हो जाती है, 290 किलोमीटर पूरे हो गए, तो इसके बाद मिसाइल को गिरने के लिए कुछ समय चाहिए। तो वो जो गिरने का समय है, गिरने का जो वो जो डिस्टेंस है वो तकरीबन बैठा 30 से 33 किलोमीटर का। तो इसलिए इस मिसाइल ने पूरा का टोटल करे तो डिस्टेंस कवर किया है तकरीबन 330 किलोमीटर, या कह लीजिए 325 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है तकरीबन तय किया है। तो ये वो है, तो मीर चानू के अंदर जाके गिरी है मिसाइल। अब आगे की जानकारी इसकी करते हैं। अब ये जो सवाल है, डिड इंडिया पर्पसफुली फायर ब्रह्मोस मिसाइल एट पाकिस्तान? पर्पसफुली का मतलब होता है जानबूझकर। तो ये सवाल मेरा नहीं है, ये मीडिया के अंदर भी चल रहा है, हमारा काम बस इसको विश्लेषण करना है इसका। जब ये सवाल है डिड इंडिया पर्पसफुली फायर ब्रह्मोस मिसाइल एट पाकिस्तान, अब इसके पीछे कुछ थ्योरीज रही होगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी आप बड़ा सवाल खड़ा करते हो भारत सरकार के ऊपर या फिर पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, अब देखिए जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर ये 124 किलोमीटर मिसाइल अंदर गई है, आप सोचिएगा यहाँ पे रडार तो लगे हुए होंगे, रडार लगे, कोई मिसाइल अंदर गई है, कोई खिलौना अंदर जाके उड़ता हुआ नहीं गया, कोई पेपर का हेलीकॉप्टर उड़ के नहीं गया अंदर, यहाँ पे यहाँ के रडार लगे होंगे पाकिस्तान के, उन्होंने इसको इंटरसेप्ट तक नहीं किया है, वो उनको इंटरसेप्ट तक नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ, बात करेंगे इसके बारे में। ना इसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा, और जब वो लैंड हो गया तो पाकिस्तान की तरफ से इसको जाहिर करने के लिए, इसको कंफर्मेशन देने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक दिन लगाया है, पूरा एक दिन लगाया है कि हाँ भारत की कोई मिसाइल हमारे यहाँ के गिरी है, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही फास्ट स्पीड के अंदर आया और हमारे यहाँ गिरा है, उसको कंफर्म कर लेके उन्होंने एक दिन लगाया है। तो ये डॉट्स मैं कनेक्ट करूंगा अभी थोड़ी देर में आपके सामने। अब ये जो न्यूज है हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मिसाइल मिसफायर, जब भी कोई मिसाइल मिसफायर होती है तो उसके पीछे मूल कारण क्या होते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसके अंदर ये कुछ सवाल खड़े होते हैं कि प्रोटोकॉल सिस्टम क्या होता है, क्या इतना आसान है कोई मिसाइल, कल ना कोई पाकिस्तान की मिसाइल भारत में आके गिर जाएगी और पाकिस्तान सॉरी कह देगा, जैसे इंडिया ने इस बार सॉरी बोला, सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया है ना, तो ऐसे तो पाकिस्तान भी कह देगा कि चलो हमारा एक मिसाइल यहाँ पे गिर गया है और गलती से मिस्टेक हो गया है। ऐसा नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं है। तो कुछ भी मिसफायर होता है तो उसके पीछे बहुत गहन कारण होते हैं, ये कुछ थ्योरीज बनती हैं उसके पीछे। देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 124 किलोमीटर लैंड हुआ है अंदर, है ना, एक्सीडेंटल मिसफायरिंग है, उसको एक्सीडेंटल का नाम दिया है, और चाइना ने, और सॉरी माफ कीजिएगा, पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी इस पर नहीं दिखाई है। अब ये जो पूरा है इसके अंदर लिखा है नोटम और नवेरिया, ये जो शब्द है नोटम और नवेरिया, ये क्या है देखिए, बिफोर द टेस्ट द कंट्री मस्ट इश्यू नोटिस टू एयर मिशन नोटम और नेविगेशन वार्निंग टू अलर्ट एविएशन पायलट्स एंड सीफेरर्स रेस्पेक्टिवली। कोई भी टेस्ट फायर होता है, अगर मिसफायर भी हुआ तो कोई टेस्ट चल रहा होगा, कोई भी टेस्ट अगर आप करते हो, भारत सरकार करती है, डीआरडी कोई भी टेस्ट करता है, तो उससे पहले वो इर्द गिर्द के जो एरिया है, जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी राज्य है, उनको पहले इन्फॉर्म किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि चलो रात को मूड बना और हमने लॉन्च कर दी मिसाइल, ऐसा नहीं होता है, पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। और कितना दिन इन्फॉर्म करना पड़ता है, कम से कम 3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो चाइना और पाकिस्तान के अंदर कम से कम एडवांस में 3 दिन एडवांस इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये एक प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर किसके थ्रू है, नोटम के थ्रू। देखिए, द कंट्री मस्ट नोटिस टू एयर मिशन, ठीक है, 75 किलोमीटर। अब एक कंडीशन इसमें यह है कि वो जो इंपैक्टेड एरिया होते हैं, जैसे प्लान्ड इंपैक्ट एरिया, जैसे कुछ बहुत ही इंपैक्टफुल एरिया होते हैं, जैसे हम कह लो जो पाकिस्तान की राजधानी हो गई, दिल्ली हो गई, चाइना की राजधानी हो गई, उन राज्यों के तकरीबन उससे जो, जैसे बांग्लादेश की राजधानी है, वो भारत के जो रेंज है, भारत की जो बॉर्डर है, वहां से कम डिस्टेंस पर है, कम किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो तकरीबन वो 75 किलोमीटर के रेडियस से बाहर होना चाहिए। इंटरनेशनल बाउंड्री लिखा है यहाँ पे, इंटरनेशनल बाउंड्री के बाहर होना चाहिए, एलओसी या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल इसके रेंज से बाहर होना चाहिए, तकरीबन 75 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे 40 किलोमीटर और लिखा है, तो 40 किलोमीटर प्लान्ड इंपैक्ट एरिया और 75 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर एलओसी। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ये कुछ तौर तरीके, प्रोसीजर होते हैं जो पहले फॉलो किए जाते हैं जब आप कोई भी टेस्ट फायर भी करते हो, ठीक है। नाउ द टेस्टिंग कंट्री मस्ट नोटिफाई, द टेस्टिंग कंट्री, जो भी कंट्री का टेस्ट करे, मस्ट नोटिफाई द अदर नेशन नो लेस देन 3 डेज। मैंने आपको बोला तकरीबन कम से कम 3 दिन का नोटिस पीरियड होता है, नोटिस दिया जाता है, कन्वे किया जाता है बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से। एक लाहौर डिक्लेरेशन था जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान ये लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, उस समय उन्होंने एक हॉटलाइन की व्यवस्था करी थी। हॉटलाइन क्या होता है,
अगर आज आप किसी को कॉल करते हो और आपका फ़ोन बिजी आता है तो आपको वेट करना पड़ता है। कभी कभी आप फ़ोन करते हो तो बहुत लंबी रिंगटोन होती है, सब कुछ चलता है, तो वो एक नॉर्मल लाइन है, उसके अंदर आपका फ़ोन डिले होने की पूरी संभावना है। हॉटलाइन एक इस तरह की व्यवस्था होती है जब आप और मेरे बीच में बहुत ही अर्जेंट कॉल होना होता है, तो अगर इफ़ आई हैव टू कॉल यू देन यू हैव टू पिक इट अप, और मेरा कॉल वहां पे आप तक डेफिनेटली पहुंचेगा। क्यों? अगर आप किसी और से बात कर भी रहे हो तो वो कॉल कट हो जाएगा, लेकिन मेरा कॉल आपके साथ चलेगा। तो ये हॉटलाइन जो होती है बहुत ही सटीक व्यवस्था है, ताकि जैसे जी जिनपिंग को या इमरान खान को अगर मोदी जी से बात करनी होगी तो सीधी हॉटलाइन पर बात होती है, सीएम टू सीएम बात होती है, सीएम टू पीएम बात होती है, कुछ भी इमरजेंसी कॉल्स होते हैं, इमरजेंसी कॉल्स को कहते हैं हॉटलाइन व्यवस्था। यह हॉटलाइन व्यवस्था अटल जी ने तय करी थी लाहौर डिक्लेरेशन पाकिस्तान के साथ। आइए अब कुछ थ्योरीज है, जैसा कि हमारा एक सवाल था कि क्या इंडिया ने की मिस्टेक थी या जानबूझ के किया है। अब इसके ऊपर कुछ थ्योरीज हैं। अब जाहिर सी बात है, एक थ्योरी तो यह है, कहने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके अंदर भारत को बुरी तरह से फंसा लिया गया था कि भारत यूक्रेन का साथ दे कि रशिया का साथ दे, पहली बात। तो इस मन मुटाव से लड़ने के लिए इंडिया ने जानबूझकर खुद को किसी देश से इंगेज कर लिया। अगर इंडिया किसी और देश से इंगेज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इंडिया ना इस पे फोकस कर पाएगा ना इस पे फोकस कर पाएगा, और इंडिया के पास कहने के लिए जस्टिफिकेशन होगा कि हम अभी आप लोगों के मसले पर ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि हमारा खुद का मसला यहां पे गर्म हो रखा है। समझ रहे हो आप? ये उसी तरह की बात है, अगर आपके घर में आपको अपने मम्मी और फादर्स की, अगर पापा मम्मी की लड़ाई में किसी एक का साथ देना होगा तो आप क्या करोगे? अब आप उन फादर का साथ दोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, मम्मी का साथ दोगे तो पापा नाराज हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? आप खुद का एक नया मसला खड़ा कर दोगे कि मेरे खुद के कुछ दिक्कत हैं जो मेरे स्कूल में फेस कर रहा हूँ, कॉलेज में फेस कर रहा हूँ। तो जब आप इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हो कि आप खुद को बिजी दिखाते हो, आप खुद एक परेशान हो, तो वो दोनों ही आपसे अपेक्षा नहीं करते हैं कि आप किसका साथ देंगे। समझ रहे? ये एक स्ट्रेटेजिक तरीका, ये डिप्लोमेटिक तरीका होता है। तो भारत ने जानबूझकर खुद को पाकिस्तान से इंगेज कर लिया सो दैट इंडिया कुड से कि हम यूक्रेन का साथ भी नहीं दे सकते, अभी हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, हम खुद का आपसी मसला सुलझा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये चीज तो चाइना के साथ भी हो सकती थी। देखिए, चाइना के साथ हो सकती थी, लेकिन चाइना थोड़ा सा टेढ़ा देश है। वो पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा डर अभी भी है भारत के प्रति, चाइना के अंदर शायद वो चीज इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। तो चाइना को छेड़ना थोड़ा रिस्की हो सकता था। चलो, तो ये एक थ्योरी है, सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, अगेन, है ना, ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, ये थ्योरीज आई है ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से या फिर कह लो वेस्टर्न मीडिया से। ओके, चलिए दूसरी बात ये, इसमें हर मिसाइल के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म होता है। पहली बात तो ये कि कोई ये मामूली मिसाइल नहीं थी। ये कौन सी थी? ब्रह्मोस, है ना। ये कौन सी मिसाइल थी? ब्रह्मोस मिसाइल थी, ब्रह्मोस ए मिसाइल थी ये। अब ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? दो तरह की मिसाइल होती है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक क्रूज से कम टेक्नोलॉजी वाली, सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाली होती है क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल है। अब क्रूज मिसाइल वो भी ब्रह्मोस, जिसका उत्पादन भारत रशिया के साथ मिलकर करता है, और भारत का एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये ब्रह्मोस ब्रह्मास्त्र की तरह है। अगर ये लॉन्च हुआ है तो इतना ये चीज को समझने में, हजम होने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस अगर मिस फायर हो जाए, वही पाकिस्तान में जाके, और उसके अंदर कोई, इसमें होता है एक सेल्फ डिस्ट्रॉइंग मैकेनिज्म। अगर मेरे यहां से कोई मिसाइल आपकी तरफ जा रही है, अगर हम कोई ऑपरेटर को पता लग जाता है कि ये हमारी जो मिसाइल है हमारी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, अब ये मिस फायर हो चुकी है, तो हम उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म होता है मिसाइल के अंदर, अगर आप उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हो तो वो मिसाइल हवा में ही खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर मैं यहां से रॉकेट छोड़ रहा हूं और वो आपके घर पे गिर रहा है, तो रास्ते के अंदर इसको डिस्ट्रॉय मैं कर सकता हूं। उसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। इसको अप्लाई नहीं किया गया है। जब ये कम से कम 5 मिनट तो लिए होंगे, 5 मिनट के अंदर इस मिसाइल ने तकरीबन 290 कह लो या फिर 300 किलोमीटर इसने तय किए हैं 5 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट बहुत होते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को अप्लाई करने के लिए, इस ऑपरेटर को समझने के लिए कि मिसाइल मिस फायर हो चुका है, वो हमारी रेंज से बाहर जा चुका है। पहली बात। दूसरी बात, ये कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं थी, लेकिन इस मिसाइल ने ओवरपास किया है पाकिस्तान की दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, जहां पे आपके न्यूक्लियर प्लांट्स कह लो आपके, या फिर आपके कोई बहुत बड़े डैम्स हो गए, या बहुत बड़ा देश हो गया, बहुत, है ना, जनसंख्या वाला, आबादी वाला शहर हो गया, है ना, कोई बहुत बड़ा हेडक्वार्टर हो गया, जो मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गई, ये इन सबको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। तो इस मिसाइल ने उन सभी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर से फ्लाई किया है, और लेकिन पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट नहीं किया है, इंपॉर्टेंट लोकेशन पे नहीं था। तो कह सकते हैं, एक थ्योरी ये है कि शायद इंडिया ट्रेलर देना चाहता था, या फिर इंडिया जानबूझ के पाकिस्तान को किसी ना बहाने से अपने में इंगेज कर सकता था, पाकिस्तान को इंगेज कर सकता था।
अब जैसे मैंने आपको बताया 290 किलोमीटर वो किस तरह 330 बन गए, क्योंकि एक मिसाइल का एक तरीका होता है, लेकिन तब तक 290 के होने के बावजूद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये थ्योरीज के कुछ बेसिस पॉइंट्स है जिसके ऊपर ही थ्योरीज बनी है कि भारत ने जानबूझकर ही अटैक किया होगा या फिर पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश करी होगी, ताकि भारत के ऊपर ही दबाव ना पड़े कि यूक्रेन का साथ दे, नाटो का साथ दे, क्वाड को खुश रखे या फिर रशिया को खुश रखे या चाइना को खुश रखे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन आफ्टर 2 डेज। अब देखिए, उरी अटैक हुआ था, बालाकोट अटैक हुआ था। उरी अटैक होते होते ही वहां के जो मिनिस्टर थे, पाकिस्तान की तरफ के जो साइड के मिनिस्टर थे, जो आर्मी पर्सन थे, उन्होंने इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम मिनट्स उन्होंने इमीडिएटली ये कंफर्म कर दिया था कि भारत ने हम पर अटैक किया है, पहली बात। और भारत ने इमीडिएटली रिटेलिएट किया था कि हाँ हमने अटैक किया है, तो बहुत ही इमीडिएट था, उसमें इतना बड़ा गैप नहीं था, 2 दिन जितना। तो भारत ने इसमें 2 दिन ले, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इस टाइम पर, इस सिनेरियो में अगर हमारी कोई मिसाइल वहां गिर जाती है और उसको कंफर्म करने आप 2 दिन लगाते हो, तो ये बहुत लेट है, पहली बात। दूसरी बात ये, पाकिस्तान का कंफर्मेशन 1 दिन बाद आया है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुए थे, जब उरी अटैक हुए थे, तब पाकिस्तान ने इमीडिएटली 15-20 मिनट के अंदर कंफर्म कर दिया था, है ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ, उन्होंने खुद ने 1 दिन लगाया, तो ये चीजें हजम होने जैसी नहीं है कि बहुत ही अनसर्टेन चीज हुई है। तो ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या कुछ ऐसा चल रहा है जो पाकिस्तान और भारत दोनों को पता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम और भारत की जनसंख्या को पता होना नहीं चाहिए। तो शायद ऐसा कुछ है जो हमें पता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरीज है। वेस्टर्न मीडिया कह लो, इंडियन मीडिया कह लो, इसके ऊपर काफी सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं इन थ्योरीज के बेस पर, पहली बात है। दूसरी बात ये, पाकिस्तान इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। यहां पर एक चीज मानी जा सकती है, क्योंकि ये थी ब्रह्मोस मिसाइल और ये थी क्रूज मिसाइल, और दैट टू ये क्रूज मिसाइल फायर कर रही थी 0 से लेके 5 मैक स्पीड। मैक क्या होता है, MACH। मैक क्या होता है, मैक एक यूनिट होता है। जैसे आप आवाज लगाते हो, आप चलते से किलोमीटर हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, एक स्पीड की एक यूनिट होती है ना। तो वैसे मैक एक यूनिट है कि ये यूनिट तय करती है कि मिसाइल की या रॉकेट की जो स्पीड है वो कितनी है। लेकिन इसका कंपैरिजन होता है साउंड से, क्योंकि ये आवाज की गति से भी तेज जाता है, आवाज की गति से भी आगे चलता है। तो एक सबसोनिक होता है, एक होता है सुपरसोनिक होता है, और एक होता है हाइपरसोनिक। ये 3 तरह की मिसाइल्स होती हैं। तो इसका मैक पावर होता है लेस देन 0, माफ कीजिएगा, लेस देन 1। ठीक है, इसका होता है 0 से लेके 5 मैक, और इसका होता है मोर देन 5 मैक, है ना। तो मैक क्या होता है, मैक एक यूनिट है मिसाइल की स्पीड की गति को मेजर करने की। वो हमारी आवाज की गति से कितना ज्यादा है वो उससे पता लगता है मैक की स्पीड से, वो एक यूनिट है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मोस की जो स्पीड थी वो 0 से लेकर 5 मैक की स्पीड थी। तो हो सकता है पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं हो कि वो मैक स्पीड की मिसाइल को, जो इतनी रफ्तार से जा रही है, उसको ट्रेस कर सके, उसको पकड़ सके, उसको इंटरसेप्ट कर सके। ठीक है, तो ये चीजें मानी जा सकती है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है। अभी आप बोलेगे सर आपने तो खूब मन से बनाई ये थ्योरी। देखिए ये बातें मेरी नहीं है, रिटायर्ड, अब क्योंकि रिटायर्ड है तो खुल के बात कह सकते हैं, इन पे सरकार का दबाव नहीं है। रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, ठीक है, रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जो अभी सेंटर ऑफ एयर पावर स्टडीज को हेड करते हैं, उन्होंने उनके थिंक टैंक का मतलब होता है एक ऐसी कमेटी जो सोच विचार करती है, जो हर चीज को विश्लेषण करती है, एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है। तो उसके थिंक टैंक उन्होंने ये बात बोली है, ही सेड द नोन फैक्ट्स आर दैट इट टुक अ पाथ, दैट पाथ वाज नॉट नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो रास्ता था वो नॉर्मल नहीं था, बाउंड्री क्रॉस हो गई है, उसके पहले डाइवर्ट हुआ, उसके पहले टर्न आया मिसाइल के अंदर। देन इट टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर डूइंग नियरली 100 किलोमीटर, तकरीबन 100 किलोमीटर जो हमने तय किया, 120-110 किलोमीटर के बाद उसने टर्न लिया है। पहली बात तो क्योंकि क्रूज मिसाइल होती है, मॉनिटर किया जाता है। विदाउट मॉनिटरिंग, विदाउट प्रॉपर मैकेनिज्म उसको टर्न नहीं कर सकते हो आप। अगर मिसाइल लॉन्च हुई है, जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुई है, अगर ये मिसाइल मिस फायर हुआ है या फिर हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, तो इसने टर्न कैसे लिया? अगर मिस फायर होता है इसको सीधा जाना चाहिए था और सीधा जाके समुद्र में गिर जाना चाहिए था या फिर किसी जगह जाना चाहिए, इसने टर्न कैसे लिया, और दैट टू अराउंड 90 डिग्री का टर्न। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो ये चीज कह रहे हैं एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी। उसके बाद वो कहते हैं अ क्रूज मिसाइल यू हैव टू गिव अ टारगेट कोऑर्डिनेट्स। आप उसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट सेट करते हो। जैसे यहां पे देखिए, इस मैप के अंदर देखिए कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। जैसे ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं 185029 PST, है ना, बॉर्डर क्रॉसिंग 184645 PST, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को आप सेट करते हो, उन कोऑर्डिनेट्स के सेट होने के बाद ही क्रूज मिसाइल अपना टारगेट अटेन करती है। तो ये बात कह रहे हैं रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी।
और उन्होंने एक चीज और बात और बोली, फर्स्ट थिंग कुड बी दैट द कोऑर्डिनेट्स आर नॉट करेक्ट। हो सकता है शायद कोऑर्डिनेट्स हमने ही गलत टाइप कर दिए हों। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आप ब्रह्मोस का टेस्ट फायर कर रहे हो, पहली बात तो आपने उनको 3 दिन पहले नोटिस नहीं किया है, उसके बाद आपने टेस्ट फायर किया वही ब्रह्मोस, दैट टू इज क्रूज मिसाइल नॉट अ बैलिस्टिक, है ना, क्रूज मिसाइल को किया है। तो आप इतना आसानी से इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते हो कि कोऑर्डिनेट मिसकरेक्ट हुए हैं। उसके बाद उन्होंने ये चीज बोली, इफ इट वाज रॉन्ग कोऑर्डिनेट इट शुड हैव गॉन स्ट्रेट देयर। अगर ये रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स थे तो मिसाइल का मुड़ना बनता ही नहीं था। अगर रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स थे तो वो तो कहीं और जाना चाहिए था, वो तो बिल्कुल आगे की तरफ जाना चाहिए था, वो टर्न नहीं ले सकता था। और क्रूज मिसाइल टर्न लेता है मॉनिटरिंग के बाद, ऑपरेटिंग मॉनिटरिंग के बाद। नाउ बिकॉज नॉर्मली इट विल ओनली टर्न इन द लास्ट स्टेज, सो द टाइप ऑफ टर्न शी टेकन दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स वर नॉट करेक्ट। ये है ब्रह्मोस मिसाइल, देखिए ये दिखने में इतना ज्यादा घातक है, लगता है सच में ये ब्रह्मास्त्र है। इसको अब ब्रह्मोस की थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रह्मोस ए मिसाइल है, इसका था अभी 290 किलोमीटर, इसकी रेंज कितनी है 290 किलोमीटर जो मैंने आपको बताई है। लेंथ है, वेट है, ये डिटेल्स है, डायमीटर है, ये नंबर कहीं जरूरी नहीं, कोई नहीं पूछता, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। 290 किलोमीटर है इसका, और ये सुखोई विमान के ऊपर ही इसको रखा जा सकता है, इसको कैरी किया जा सकता है। सुखोई विमान हमने लिया था रशिया से लिया है, ये विमान भी रशिया का है, और ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी हमने बनाई है रशिया की मदद के साथ। ये रशिया का नहीं है, ये भारत और रशिया दोनों का है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ब्रह्मोस ऐसा दिखता है और सुखोई के थ्रू ये लॉन्च होता है। अब यहां पे एक सवाल है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की नकल तो नहीं कर लेगा पाकिस्तान? क्या होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, क्यों है भारत को खतरा? रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस बारे में। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी, फॉर एग्जांपल आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, आप एक टेक्नोलॉजी बनाते हो, है ना। फॉर एग्जांपल आपने मिसाइल बनाई है ना, ये मेरी मिसाइल ऐसी दिखती है, थोड़ा अजीब है, ठीक है। ये आपने मिसाइल बनाई है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, है ना। आपने अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़कर, इन सभी को जोड़कर एक मिसाइल बनाई, ठीक है। तो ये तो हो गया इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, जब ये मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जब ये मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो किस में बिखर जाती है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स में बिखर जाती है। मतलब ये सारे पार्ट्स टूट गए, सारे पार्ट्स टूट गए तो बिखर गई है। अब आप क्या करते हो, उन सभी पार्ट्स को जोड़कर ये एनालाइज करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो कि ये पार्ट कहां फिट हो सकता है, इस पार्ट में कौन सा मेटल यूज हुआ है, इस पार्ट में कौन सी गैस यूज हुई है, कौन से इंजन की कौन सी तार किससे कनेक्टेड है। तो आप एक एनालाइज करते हो, जो बिखरे हुए पार्ट्स है उन सबको जोड़कर एनालाइज करते हो वापस से कैसे बनाए। इसे कहते हैं बॉटम टू अप अप्रोच, इसे कहते हैं बॉटम टू अब अप्रोच। अब नीचे से ऊपर जाना चाह रहे हो आप, इन जो बिखरे हुए मिसाइल के फटने के बाद बिखरे हुए जो पार्ट्स हैं उनको आप इकट्ठा करते हो और उसके द्वारा वापस आप एक मिसाइल क्रिएट करना चाहते हो, इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो एक जाहिर सा डर है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल गिर गई है, तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? पहली बात तो ये, हाँ पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने माफ कीजिएगा, अपने भूतकाल के अंदर भी, पास्ट के अंदर भी ऐसा किया है, एट दैट टू विद द अमेरिकन मिसाइल। जब अमेरिका की मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग पाकिस्तान कर सकता है तो भारत की भी कर सकता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ बातें जो हम डिस्कस करते हैं। तो ये न्यूज कटिंग्स हैं, ये न्यूज के अंदर इस तरह के सवाल आए हैं, इस तरह की चिंताएं जाहिर हुई है। तो यूएस नेवी यूजेस, अब चाइना का एक यूएस नेवी यूजेस चाइनीज एक्सपर्टीज टू रिट्रीव द रैकेज ऑफ F-355। अब जो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात है, साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका का जो F-35 जो फाइटर प्लेन है वो क्रैश हो गया था। साउथ चाइना सी है, हमने डिस्कस भी किया एक बार, जो चाइना के नीचे जो एक बहुत बड़ा सी है, साउथ चाइना, दक्षिण चाइना, चीन सी भी कहते हैं इसको, समंदर भी कहते हैं। तो माफ कीजिएगा, सो सॉरी, F-35 जो यूएसए का फाइटर प्लेन है वो वहां पे क्रैश हो गया था। उसको लेने के लिए यूएसए ने पूरी ताकत लगा दी थी, किसी भी हालत में ये माफ कीजिएगा, चाइनीज के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अगर चाइनीज के पास ये चला गया तो चाइनीज को पता लग जाएगा इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसा ही इसकी एक नई कॉपी बना लेंगे, ऐसी नई कॉपी बना लेंगे। तो इसका डर था, तो ये एक हाथ से पहले भी हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जो नेवल सिस्टमैटिक कमांड है, जैसे ये ट्वीट क्या है, किसी जो बहुत ही रिपोर्टर्स उन्होंने ट्वीट क्या है, F-35 जब मलबा गिरा था तो अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी थी, और बाय हुक एंड क्रूक दे ट्राई टू रिट्रीव द जो फाइटर प्लेन था उसको वापस से रिट्रीव कर लिया था साउथ चाइना सी के थ्रू, चाइना के हाथ लगने से पहले। आइए, नवाज शरीफ ने अभी रिसेंटली पिछले साल ही एक डिक्लेयर किया था, एक बात बोली थी खुलकर कि अमेरिका का एक टोमोहॉक करके एक मिसाइल था, वो क्रूज मिसाइल था,
क्रूज मिसाइल को उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका एक नया हिस्सा बना लिया, उसको कॉपी करके उन्होंने खुद की एक मिसाइल बनाई, उसका नाम क्या है, बाबर है। पाक ने रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से बाबर मिसाइल बनाई, रिवर्स इंजीनियरिंग करके बाबर उनके नाम की एक मिसाइल है, वो एक सबसोनिक मिसाइल इनकी है, ये सबसोनिक है। तो उन्होंने इस क्रूज मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी एक सबसोनिक बाबर नाम से एक मिसाइल बना दी है। अब ये चीज किसने कंफर्म करी है, नवाज शरीफ जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने खुद अपने मुंह से, एक वीडियो था ट्विटर पे, उन्होंने खुद एक कंफर्मेशन इसका किया है। उन्होंने कहा था कि 1998 के अंदर जब अमेरिका अफगानिस्तान, क्योंकि ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के चक्कर में जितने भी अटैक होते थे, जितने भी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन बहुत बड़े टेररिस्ट, तालिबान लीड करते ही थे वो, तो उन पर अटैक होते थे अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका की प्रेजेंस काफी समय से है ही, तो उस समय जो अटैक होते थे उसमें जब कुछ मिसाइलें फेंकी थी अफगानिस्तान के अंदर, तो उसमें से एक या दो मिसाइल गलती से बलोचिस्तान वाले एरिया में आके गिर गई, और वो मिसाइलें फटी नहीं, वो साबुत मिसाइलें थी, वो मिसाइलें फटी नहीं। वो जब बलूचिस्तान में गिरी, अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है, तो वहां से पाकिस्तान उसको रिट्रीव किया, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करी, थोड़ा बहुत डैमेज था उसको वापस से कलेक्ट किया, और उसको कॉपी करके, एक नकल करके एक नया बाबर मिसाइल क्रिएट कर लिया। तो क्या ये चीज ब्रह्मोस के साथ भी हो सकती है? मेरा जवाब है नहीं, ये नहीं हो पाएगा। उसके कुछ कारण है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान के अंदर गिर गई थी, जिसका मलबा है, ये इसका मलबा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेब्रीज। क्या कहते हैं? डेब्रीज। ये है मलबा, ये पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, आपको पिक्चर फोटो में दिख रहा होगा, ये लॉन्च हुआ और यहां जाके गिरा ये, और ये पूरा ध्वस्त हो चुका है। पहली बात ये, क्योंकि देखिए कोई भी मलबा होता है, कोई भी मिसाइल होती है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग तभी हो पाती है, कोई भी मिसाइल रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे हो पाती है? अगर आपके पास प्रोपल्शन असेंबली है ना, प्रोपल्शन असेंबली और सीकर असेंबली, प्रोपल्शन असेंबली और सीकर असेंबली, ये दो तरह की असेंबली होती है। ये दो तरह की असेंबली होती है। अगर ये दोनों चीजें इंटैक्ट है, ये दोनों चीजें साबुत हैं, है ना, बिल्कुल इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तभी जाकर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाओगे। क्योंकि इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट आपको मिसाइल में दिखते हैं, वो तो आपको इंटरनेट पे भी पता चल सकते हैं, वो आपको किसी आर्टिकल में पता लग जाएंगे, वो तो आपको कहीं से पता लग जाता है, उसमें ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बात ये तो, ये दोनों, पहली बात तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, प्रपल्शन डिस्ट्रॉय हो चुका है। दूसरी बात ये, जो सीकर असेंबली होता है, प्रपल्शन होता है जहां से ना जो भी लिक्विड होता है, जो लिक्विफाइड गैस होती है, जो लिक्विफाइड जो इसमें फ्यूल डलता है, वो यूज होता है इसके अंदर, पूरा वो मैकेनिज्म होता है रॉकेट के अंदर, उसे कहता है प्रपल्शन। सीकर होता है, ये इसको एक गाइडेंस भी कहते हैं, एक गाइडेंस जो मिसाइल को गाइड करता है किधर कहां जाना है, कहां टर्न लेना है, वो सीकर असेंबली होता है। ये डिस्ट्रॉय इसलिए हो गया है क्योंकि पहली बात तो ये मिसाइल के सबसे आगे फ्रंट एरिया पे होता है, जो गाइड करता है बिल्कुल फ्रंट पे होता है, तो इसको तो डिस्ट्रॉय होना बिल्कुल है। दूसरी बात ये बनता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बाय नेचर, बाय साइंटिफिक नेचर, इट इज वेरी फ्रेजाइल, ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेजाइल। तो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, तो इनका तो फटना, इनका खराब होना तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद ये बच नहीं सकता है, ये कभी नहीं बच सकता। इसमें बिल्कुल भी शक की बात नहीं, इसमें एकदम गारंटी वाली बात है कि ये नहीं बच सकता है, और ये तो बिल्कुल फट ही चुका है। जब ये दोनों चीजें नहीं है तो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो सकती, मुश्किल है। जो पाकिस्तान ने जो यहाँ पे क्लेम किया कि हमने टोमाहॉक मिसाइल है अमेरिका की, उसको जो हमने रिवर्स इंजीनियर करके बाबर बनाया है, उसके अंदर उन्होंने खुद बोला है कि हमको ये बहुत ज्यादा, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, मिसाइल क्रैश हुए थे, यहाँ के मिसाइल क्रैश हुए थे, वो साबुत गिरे थे वहां पे, वो फटे नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए भारत का जो ब्रह्मोस गिरा है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए मिसाइल के अंदर ये मिसाइल का स्ट्रक्चर है ना, ये प्रोपल्शन है, एक सेकेंड, ये प्रोपल्शन वाला एरिया है, ये वाला ये प्रोपल्शन है, और यहाँ पे लगता है सीकर असेंबली, तो इसका तो ये भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, प्रोपल्शन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब यही डिस्ट्रॉय हो गए तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत मुश्किल है। MTCR ये आपके एग्जाम के लिए इसलिए जरूरी है। MTCR ये एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, ये एक अग्रीमेंट है ना, इंटरनेशनल अग्रीमेंट है ये। इसके अंदर बहुत ही बड़े बहुत ही डेवलप्ड देश हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने इस पर साइन किया। एक अग्रीमेंट है, ये एक समझौता, इस पर साइन किया है। समझौता क्या है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि और मिसाइल्स बने, समझ रहे हो। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, कहते कुछ है करते कुछ और है। तो ये अग्रीमेंट है। अब इसके हिस्सा कौन है? USA है ना। ये बड़े देश जो है, इसमें चाइना इसका पार्ट नहीं है, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था?
MTCR को इंडिया ने साइन किया था 2016 के अंदर। और ये क्या कहते हैं, द मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम इज द मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है, इस टेक्नोलॉजी को हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी और देश को। जो टेक्नोलॉजी में जो यूज होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो काफी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हम किसी और देश को एक्सपोर्ट करें, वो हम नहीं करेंगे अगर हम इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं। तो चीन ने इसको साइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने इसको साइन नहीं किया है। पहली बात तो चीन ने साइन क्यों नहीं किया है, क्योंकि चीन की मदद से चीन मदद करता है नॉर्थ कोरिया की। अगर ये साइन करेगा तो चीन अपना जो कंटेंट है, जो अपना कंपोनेंट है मिसाइल के प्रोडक्ट से, वो नॉर्थ कोरिया को सप्लाई नहीं कर पाएगा और चीन पाकिस्तान को सप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर पाकिस्तान साइन कर दे इस अग्रीमेंट को तो पाकिस्तान चाइना को सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है ना इसके जो डेब्रीज मिले, ये जो मलबा मिला है, पाकिस्तान इस पूरे मलबे को चीन में भेज दे, चाइना में भेज दे, और चाइना कोशिश करे कि इसको री इंजीनियर करने की। पाकिस्तान में तो खैर इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां के साइंटिस्ट इतने ज्यादा मजबूत नहीं है, इतने ज्यादा कह लो इतने क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वो अब ये मलबा पाकिस्तान चाइना में भेज सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको साइन नहीं किया हुआ है। तो ये चाइना है, पाकिस्तान इसके पार्ट नहीं, लेकिन इंडिया ने इसको साइन कर रखा है कि इंडिया इस तरह के जो डिस्ट्रक्टिव जो मिसाइल के कंपोनेंट्स है वो आगे एक्सपोर्ट नहीं करेगा किसी और देश को। ये MTCR का एक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ओके, अब ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या है, देखिए पहली बात, क्या फर्क होता है बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर और क्रूज मिसाइल के अंदर, क्या फर्क होता है। देखिए अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हो तो पहली बात, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है एक रॉकेट की तरह। किसकी तरह, रॉकेट की तरह। आप बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हो, वो पूरा ये एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उसको क्रॉस करके बहुत ही ऊपर से, बहुत ही तकरीबन ये 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये देखो 2000 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड है। 2000 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड, जो ऊंचाई है 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाके क्रॉस होके फिर किसी दूसरे देश पे टारगेट पे हिट होती है। अगर भारत चाहेगा तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेगा और जाके पाकिस्तान में घुरेगी इतना बड़ा कर्व लेके। ये है बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसमें इशू क्या है, ये कामयाब क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि अगर पाकिस्तान में रडार लगे हैं तो पाकिस्तान का रडार देखिए, अब यहां दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल है ये, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ आप। पाकिस्तान के रडार यहां लगे हैं, रडार की रेंज देखिए, ये दिख रही है आपको रेंज, रडार की दिख रही है आपको रेंज, ये पाकिस्तान के रडार की रेंज है। अगर भारत यहां से कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो अगर जब वो मिसाइल यहां पहुंचेगी तब वो पाकिस्तान में ट्रेस हो जाएगी, वो पाकिस्तान में ट्रेस हो जाएगी। पाकिस्तान के लोगों को पता लग जाएगा कि ऐसी कोई मिसाइल है जो हमारी तरफ आ रही है। तो रडार से क्या होता है, उसकी स्पीड पता लग जाती है, उसका टाइम पता लग जाए कितने समय हमारे तक पहुंच सकती है। तो वो शायद जैसे हमारे पास S-400 अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है उनके पास, तो वो उसको इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइल को ब्लास्ट कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल का क्या है, अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल, अब आप सोचोगे सर बैलिस्टिक मिसाइल तो कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास S-400 S-500 जैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। S-300 हो गया, S-400 हो गया और S-500 हो गया। तो ये तो चाइना, ये रशिया ही बनाता है, रशिया के पास ये है। इंडिया भी इसको इंपोर्ट कर रहा है और ये रशिया के पास ऑलरेडी है, रशिया इसको इस्तेमाल भी कर सकता है यूक्रेन के खिलाफ, देखते हैं। तो ये जो चीज़ है S-400 ये सिर्फ ये टेक्नोलॉजी है, थर्ड एक करके है ना, थर्ड एक टेक्नोलॉजी है यूएसए के पास, वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को। अब ये पाकिस्तान के पास अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है, हाल फिलहाल पाकिस्तान के पास ये नहीं है। तो बैलिस्टिक मिसाइल एनीवेज, कहने का मतलब क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल का क्या है, अब बैलिस्टिक मिसाइल इतना बड़ा कर्व लेती है तो पूरा घूम कर जाती है। क्रूज मिसाइल क्या करती है, सिर्फ इतना है ना, कह लो 15 से 17 किलोमीटर की जो हाइट है उतनी अचीव करता है, और रडार की रेंज तो यहां पर ट्रेस करेगी उसको, यहां तक वो पहुंचता ही नहीं है क्रूज मिसाइल, वो यहीं से शिफ्ट होता है। अब आप देखो इसका जो आप देखो रास्ता, थोड़ा टर्न आया, फिर टर्न आया है ना, फिर टर्न आया, फिर ये देखो यहां से टर्न आया कि यहाँ पे हिट क्या है। तो जब तक वो, अब यहाँ पे अगर रडार यूज होगा तो यहाँ पर क्रूज मिसाइल यहाँ पे ट्रेस होगा, यहाँ पे ट्रेस नहीं होगा। अगर यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है तो पाकिस्तान के पास या दूसरे दुश्मन देश के पास काफी समय है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या वहां से जगह चेंज करने के लिए। क्रूज मिसाइल इतना मौका नहीं देती है। क्रूज क्या करती है, सिर्फ इतनी सी हाइट पर बहुत ही स्पीड के अंदर आती है और यहाँ पे ट्रेस होती है रडार में, और जब तक वो अपनी कोई हरकत कर पाए तब तक क्रूज मिसाइल उस पोर्शन को हिट कर देगी। तो क्रूज मिसाइल इतनी ज्यादा तेज होती है, इतनी फास्ट होती है कि आपको मौका ही नहीं देगी कि कब आपको अपनी जगह छोड़नी है। जब तक ट्रेस होगी तब तक आप बहुत लेट हो चुके हो ऑलरेडी। तो ये फर्क है बैलिस्टिक और क्रूज के अंदर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा इसमें। देखिए 3 तरह के इंजन होते हैं किसी भी मिसाइल के अंदर, है ना, टर्बोजेट होता है, रैमजेट होता है और स्क्रैमजेट होता है। टर्बोजेट क्या होता है, जो आप एरोप्लेन में यूज करते हो, कभी आपने फ्लाइट करी होगी, जो हमारे प्लेन उड़ते हैं, पब्लिक कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती है, उसमें लगता है
टर्बो इंजन, है ना, प्लेन्स के अंदर इस्तेमाल होता है। रैमजेट कौन सा? रैमजेट होता है रॉकेट्स के अंदर, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर। ये जो मैंने आपको दिखाया, मैंने कहा आपको कि बैलिस्टिक मिसाइल भी रॉकेट की तरह लॉन्च होती है, इसमें रॉकेट प्रपल्शन लगता है, वो ऊपर जाता है आसमान का, पूरा आसमान में पूरा कवर करके स्पेस में जाके फिर लैंड होके डिस्ट्रॉय करता है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कौन सी होती है? रैमजेट। कौन सी होती है? रैमजेट, है ना। ये जेट इंजन होते हैं, ये वाले इंजन इसमें यूज होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर, या फिर कह लो रॉकेट के अंदर। जो रॉकेट होते हैं स्पेस स्टेशन में जाते हैं, हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट यूज करने के लिए इनके लिए रैमजेट वाला इंजन यूज होता है। स्क्रैमजेट यूज होता है मिसाइल्स के लिए, या फिर कह लो स्पेशली क्रूज मिसाइल के लिए। ये देखो स्ट्रक्चर है इनका। अब आप मुझे बताओ, अगर हवा यहां से आ रही है, ये स्पीड देता है ये इसको, और यही इंजन है जो डिफाइन करता है कौन से मैक की स्पीड होगी, है ना। MSCA जो मैंने आपको बताया था, ये मैक की यूनिट होती है, कौन से मैक की स्पीड होगी वो ये इंजन डिसाइड करते हैं। ये एक दूसरा इंजन है, ये है रॉकेट वाला, ये है जो हम स्पेस स्टेशन भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, वो रॉकेट वाला इसको कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। ये ऐसा भी होता है, इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क है, टेक्निकल फर्क है, उसमें इतनी डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो रैमजेट और क्रायोजेनिक इंजन में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये यूज होता है रॉकेट्स के अंदर। जैसे रॉकेट को पूरा फोर्स लगाना पड़ता है ऊपर आसमान तक जाने के लिए, अपने साथ जो लोड होता है उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। ये क्या करता है? जो लिक्विफाइड हाइड्रोजन, जो गैस, अब हाइड्रोजन गैस में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, उसको इतना लिक्विफाइड कर देता है, टेम्परेचर लो कर देता है, टेम्परेचर लो कर देता है। टेम्परेचर लो करने से क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड बन जाता है। आपको पता होगा, है ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये 10वीं कक्षा की साइंस है ये। अगर आपको किसी भी स्टेट को गैस से लिक्विड से सॉलिड में करना हो, कन्वर्ट, गैस से लिक्विड करना हो, लिक्विड से सॉलिड उसको करना हो, तो आप क्या करोगे? उसका तापमान, उसका टेम्परेचर उसको कम कर दोगे। टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है क्रायोजेनिक इंजीनियर में। आशा करता हूं ये इंजन, तरह तरह के इंजन आपको समझ में आ गए। टर्बोजेट प्लेन्स, रैमजेट रॉकेट्स और स्क्रैमजेट मिसाइल्स, स्पेशली क्रूज मिसाइल। आइए, क्रूज मिसाइल, ये कुछ फर्क है। बैलिस्टिक मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है ना। क्रूज मिसाइल की ये होता है, ये अनमैन्ड व्हीकल है ना, इनबिल्ट नेविगेशन होता है क्रूज के अंदर। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वेरिएशन आ रहे हैं, ये अपने हिसाब से टर्न ले रहा है, ये नहीं, मिसाइल ऐसे जाती है, ये अगर इसको हिट यहाँ करना तो ये ऐसे जाएगी बिल्कुल, ये बैलिस्टिक की तरह ऐसे घूम कर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? अनमैन्ड इनबिल्ट नेविगेशन। इसका नेविगेशन अंदर की तरफ ही बना हुआ है, सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड व्हीकल, इसको गाइड किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो जिसने मॉनिटर किया है भारत के अंदर से, ऐसा नहीं कि वो मिसाइल जा रही है, वो देख रहा है आराम से जा रहे, ऐसा नहीं होता है, उसको पता है मिसाइल कहां जा रही है। इसलिए इस तरह की कुछ थ्योरीज निकली कि क्या भारत ने जानबूझ के ऐसा किया है। एनीवेज, देखते हैं आगे। एरोडायनामिक लिफ्ट होता है, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, ये इसकी कुछ, ये सबसोनिक मैंने आपको बताया 0 to 8 मैक की स्पीड होती है, सुपरसोनिक में 2 से लेकर 3 मैक की स्पीड होती है, हाइपरसोनिक में मोर देन 5 की स्पीड होती है। हाइपरसोनिक क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ब्रह्मोस और निर्भय, ब्रह्मोस और निर्भय आता है क्रूज के अंदर, ये जरूरी है ना। ब्रह्मोस हो गया और निर्भय हो गया, ये आता है इंडिया के क्रूज मिसाइल्स के अंदर आता है। बैलिस्टिक की बात कर लेते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि पूरा टर्न लेकर हिट करती है और ये डायरेक्शन ले लेकर हिट करती है, इसको मॉनिटर किया जाता है, इसको गाइड किया जाता है। फॉलोड बाय बेसिक ट्रेजेक्टरी। रॉकेट इंजन, इसमें रॉकेट इंजन यूज होता है, मैं आपको बता चुका हूं, क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं उसको। हायर वॉरहेड, इसके अंदर ज्यादा वॉरहेड यूज कर सकते हो आप, है ना। अगर आप इसके अंदर 5 किलो का माल डाल सकते हो तो इसके अंदर आप 10 किलो या कह लो 15 किलो का माल डाल सकते हो, इसमें ज्यादा होता है। रिलेटिव लेस एक्यूरेसी, ये ज्यादा कम एक्यूरेट होता है। जैसे देखिए, अगर आपको भारत में अटैक करना है, अगर जैसे ये एरिया है, अगर आपको यहाँ पे हिट करना, तो अगर आपको यहाँ पे हिट करना है तो बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ हिट हो सकती है? यहाँ हिट हो सकती है, यहाँ थोड़ा सा उसकी एक्यूरेसी कम होती है, तो वो ये इधर उधर गिर सकती है। लेकिन क्रूज मिसाइल इतनी ज्यादा एक्यूरेट होती है कि वो सीधा अगर यहाँ हिट करना तो वो यहीं पे आके हिट करेगी, वो इधर उधर नहीं करेगी, वो यहीं पे आके हिट करेगी। वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज, बहुत ज्यादा तेज और तर्रार होती है बिल्कुल। तो वो क्रूज और बैलिस्टिक का ये एक फर्क है ना। पैराबोलिक लॉन्च, पैराबोलिक का मतलब होता है ये वाला कर्व लेके, क्रूज मिसाइल तो ऐसे ऐसे जाती है और ये पूरा पैराबोलिक, इस कर्व को पैराबोलिक कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटी इन्फ्लुएंस, अग्नि एंड पृथ्वी। अब जैसे यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई है, यहाँ पर पहुंच के बैलिस्टिक, यहाँ तक पहुंच के बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशन है, उसके ऊपर डिपेंड होती है, और जो स्पीड वहां से गिरती है बस वो गिरती रहती है। लेकिन क्रूज मिसाइल, यही तो मैं कह रहा हूं, क्रूज मिसाइल आखिरी पॉइंट तक गाइड की जाती है, आखिरी पॉइंट तक गाइड की जाती है। अब यहाँ पे बैलिस्टिक क्या होता है? यहाँ पे गाइड, यहाँ से गाइडेंस खत्म हो जाता है, वो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से यहाँ पे गिरती है, इसलिए उसकी एक्यूरेसी कम होती है। तो ये कुछ फर्क है, ठीक है। तो ये मेन फर्क आ गया इसके अंदर। इनकी स्पीड इतनी किलोमीटर होती है, 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसकी होती है, और 24000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इनकी होती है। स्पीड इसकी ज्यादा है ना। अब देखिए, रेस फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। आपने हाल ही में न्यूज में सुना होगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया। हाइपरसोनिक, किंजाल नाम है उसका, किंजाल करके नाम है ना।
वो लॉन्च किया है। ये बहुत बड़ी बात है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मिसाइल इस युद्ध के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। ये पहली बार हुआ है मानव इतिहास के अंदर कि इतनी बड़ी मिसाइल पहली बार लाइव युद्ध के अंदर इस्तेमाल हुई है। देखिए हाइपरसोनिक की रेस, हर देश एक रेस में लगा हुआ है कि हमारे पास कितने बड़े हथियार हैं। इसे कहते हैं आर्म्स रेस। क्या कहते हैं इसको? आर्म्स रेस। अब देखिए चाइना, रशिया और भारत और कुछ हद तक नॉर्थ कोरिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया कुछ भी कहता है हम उसको मान नहीं सकते क्योंकि उस देश के अंदर कोई उस देश के अंदर कोई ऐसी मीडिया नहीं है जो उसको क्रॉस चेक करवा सके, क्रॉस वेरिफिकेशन हो नहीं सकता। तो ठीक है, ये कहता है, ये क्लेम करता है कि हमारे पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। चाइना बना रहा है, चाइना ने इसका व्हीकल बना लिया है। जिस व्हीकल पर हाइपरसोनिक मिसाइल जाएगा वो व्हीकल चाइना ने बना लिया है। अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना ने बनाई नहीं है, लेकिन वो व्हीकल बना लिया है जिस व्हीकल पे उसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, रशिया के पास तो है ही, किंजॉल उन्होंने इस्तेमाल किया है, और अमेरिका के पास भी है हाइपरसोनिक मिसाइल। ये क्या करते हैं, यहां से लॉन्च होता है ना, ये एक व्हीकल है, ये एक गाड़ी पे क्या गाड़ी सवार, यहाँ पे मिसाइल इस पे सवार होकर जाता है, यहां से वो सवार हट जाता है और यहां से सिर्फ मिसाइल लॉन्च होती है। सैटेलाइट क्या करती है, फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया है और अगर ये पाकिस्तान की सैटेलाइट है, अगर इंडिया की सैटेलाइट, अगर इंडिया के रॉकेट ने यहां से लॉन्च हुआ है व्हीकल को, सैटेलाइट क्या करेगा, सैटेलाइट सिर्फ व्हीकल को ट्रेस कर सकता है कि व्हीकल की स्पीड क्या थी। लेकिन यहां से क्या होता है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो यहां से छूट जाती है, वो अलग हो जाती है। तो सैटेलाइट किसको ट्रेस करेगा, व्हीकल को, वो जो मिसाइल है उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो इस बात को? अगर पाकिस्तान को पता चलेगा कोई लेकर आया है तो उसको व्हीकल के बारे में पता चलेगा, मिसाइल के बारे में पता नहीं चलेगा। ये भ्रमित करने वाली बात है, यहाँ पे भ्रम डाल दिया है सैटेलाइट के अंदर। तो पाकिस्तान को लगेगा कि वो ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो मिसाइल तो नीचे की तरफ से लॉन्च हो चुकी है, और जब तक पता चलेगा तब तक तो अटैक हो चुका होगा, तब तक ऑलरेडी आप लेट हो चुके होंगे। तो हाइपरसोनिक बहुत स्पीड होती है, बहुत स्पीड होती है इसके अंदर, ये मोर देन 5 कह लो, और जो अभी रशिया ने लॉन्च करी उसकी स्पीड तो 10 मैक थी। 10 मैक तो बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है कि आपकी आवाज की गति से तकरीबन 10 गुना ज्यादा स्पीड है ना, आप इमेजिन कर सकते हो। ये देखिए अमेरिका के पास AGM-183 है ना, ARRW है, ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। जिरकॉन हो गया, किंजॉल हो गया, ये रशिया की है, जिरकॉन और किंजॉल रशिया की है। TF-17 चाइना बना रहा है, अभी तक बनी नहीं है। इनके पास व्हीकल है, जरूर है, जिसके ऊपर लाद कर हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जाएगी, वो व्हीकल इनके पास है, लेकिन इनके पास अभी मिसाइल आई नहीं। लेकिन हाँ, ये कार्य प्रगति पर है DF-17। देखिए किंजॉल, व्हाट इज किंजॉल? किंजॉल एक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, रशिया ने लॉन्च किया, रशियाज एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन के अंदर जो इस्तेमाल करी। ये देखिए, ये देखिए, ये प्लेन है, ये प्लेन के अंदर रशिया ले गया था, और ये जो मिसाइल दिख रही नीचे, ये है किंजॉल, ये है किंजॉल, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये देखिए, ये नीचे लगी हुई है, किंजॉल लगी हुई है, न्यूक्लियर केपेबल। इसके अंदर आप न्यूक्लियर बॉम्ब भी लगा सकते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब इसके अंदर अटैच करके फिर आप छोड़ सकते हो। तो जो मिसाइल अभी छोड़ी है उसके अंदर रशिया चाहता तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी अटैच करके भेज सकता था। तो ये बहुत बड़ा डेंजरस एक्ट था ये रशिया। ये देखिए, ये प्लेन के अंदर लगा है, ये किंजॉल नीचे लगा है। आइए, तो ये एक व्हीकल है। अब भारत की बात करते हैं। इंडिया हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट HSDT है ना, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इंडिया इस व्हीकल को बनाने की कोशिश अभी कर रहा है और जल्द ही बन जाएगा। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इंडिया के पास भी ये व्हीकल होगा हाइपरसोनिक का। ठीक है, तो देखिए रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, USA के पास है, चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है लेकिन व्हीकल है, और वो मिसाइल पे काम कर रहे हैं। भारत के पास अभी व्हीकल भी नहीं है, लेकिन हाँ व्हीकल पे काम चल रहा है। तो अभी आर्म्स रेस के अंदर खास करके ये जो 3-4 देश हैं यही गिनती में चल रहे हैं। तो भारत भी काफी अच्छे से प्रगति कर रहा है। बात रही नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया भी क्लेम करता है कि हमारे पास भी मिसाइल है, लेकिन ऐसे कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि वहां की मीडिया काफी ज्यादा स्टेट कंट्रोल है, सरकार मीडिया को कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया भी इसकी कर रहा है, इसको कहते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ व्हीकल। ये भारत का है, ये है ना, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, ये क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। तो इसके अंदर ब्रह्मोस इस्तेमाल हो सकती है और अग्नि 5 इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। इसकी जैसे ब्रह्मोस 2 अभी आ रहा है, ब्रह्मोस 2 आ रहा है, जैसे अभी ब्रह्मोस A जिसकी हमने बात करी है, ये था सुपरसोनिक। 3 तरह के होते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो ब्रह्मोस A ये था सुपरसोनिक। ब्रह्मोस जो 2 आ रहा है अभी रशिया और भारत मिलकर भी उस पर कार्य प्रगति पर है, और आने वाले 1 से 2-3 साल के अंदर वो ब्रह्मोस 2 आ जाएगा, वो होगा हाइपरसोनिक, वो होगा हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अब सोचिए भारत की ताकत कितनी लेवल तक बढ़ सकती है। तो अग्नि 5 ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल कह लो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, माफ कीजिए क्रूज नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये, बैलिस्टिक मिसाइल है ये, है ना, ये पैराबोलिक कर्व लेता है ये पूरा। ओके, तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया था, है ना, और टर्बोजेट होता है, रैमजेट होता है और स्क्रैमजेट होता है। तो इंडिया ने इसको इस्तेमाल शुरू कर दिया, सक्सेसफुली इस्तेमाल कर दिया टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक
मिसाइल जो हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 आने वाला है उसके अंदर स्क्रैमजेट इंजन ही लगेगा। इसका इस्तेमाल भारत कर चुका है, इसका एक टेस्ट फायर भारत कर चुका है। तो भारत भी काफी हद तक इसके अंदर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, भारत भी बहुत ताकतवर हो रहा है। आशा करता हूं ये पूरा विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज वीडियो पीछे जाइएगा, देखिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहूंगा। इस लेक्चर की जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो फाइल है, जो पीपीटी होगी, जो वर्ड फाइल होगी, वो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।